हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था पार्ट 2 में हमने दो चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट देखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट थे जिनका मास हमने 1 kg माना था और इनके बीच का डिस्टेंस हमने इनके सेंटर ऑफ मास से, मैं बार बार सेंटर ऑफ मास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? तो इसकी डायरेक्शन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर फोर्स लगाते हैं, कहाँ? ये ऑब्जेक्ट चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर आ जाए और ये ऑब्जेक्ट चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर आ जाए। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की, वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग होती है। 1 kg के मास देखे थे और डिस्टेंस इनके बीच था 1 मीटर। हमने देखा था लगने वाला फोर्स इक्वल था किसके? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। दूसरा आपको बताए थे कि एक ऑब्जेक्ट हो गया है आपको अर्थ, और अर्थ पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है मास m जिसका मास है 1 kg। तो अर्थ और 1 kg के ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स आपको बताए थे कितना था? तो 9.8 न्यूटन का फोर्स था, जो कि बहुत लार्ज फोर्स है। इसका अनुभव आपको होगा। मैंने आपको लास्ट में वीडियो खत्म करते समय बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अर्थ और मून के बीच किस टाइप से फोर्स ये काम करता है। तो आइए अब हम अर्थ और मून के बीच लगने वाले फोर्स की बात करते हैं। तो हमने माना कि एक तरफ हमारा अर्थ है और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला हमारा प्यारा मून। इन दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि इनके बीच के डिस्टेंस है, हम जानते हैं कि मास ऑफ अर्थ, जिसको मैं कैपिटल ME बोल रहा हूं, मास ऑफ अर्थ हम जानते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। ठीक है, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg होता है। और दोनों के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को D से डिनोट कर रहे हैं। D बराबर हो जाता है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये तीनों ही यूनिट मैंने आपको SI में रखी हुई है। अब हम यहाँ लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। तो F इक्वल टू आएगा कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड मास ऑफ मून स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, इसका जो मास है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन, इनके बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन का इनके बीच फोर्स लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फोर्स है। यानी ये वो फोर्स है जो अर्थ मून पर लगा रही है अपनी ओर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आपसे मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ मून पे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो जितना फोर्स अर्थ मून पे लगा रही है उतना ही फोर्स मून भी अर्थ पे लगा रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं, आपने देखा होगा दो बच्चे जब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप इसे अपने घर में खेल सकते हैं। किसी भी बच्चे के साथ एक हाथ आपका रहेगा इस टाइप से और दूसरा हाथ दूसरे बच्चे का। जब आप गोल गोल घूमेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे होते हैं और तेजी से गोल गोल आप दोनों घूम रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके ऊपर आ जाता है या आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिर जाते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ दें तो दोनों क्या जाएंगे? पीछे की ओर जाएंगे। कहाँ गिरेंगे? पीछे की ओर। सेम रीजन इसमें भी है। अर्थ
मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब हम जानते हैं कि मून जो है अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है। ये आपको हो गया है अर्थ और ये है आपको मून। मून अर्थ के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है। हम जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो वो एक एक्सीलरेटेड मोशन में होता है, और एक्सीलरेटेड मोशन के लिए इससे फोर्स की जरूरत है। फोर्स कहाँ से मिलेगा? तो फोर्स इसे मिलेगा इस अर्थ से, जो कि अर्थ इस मून पर लगा रहा है। अब अर्थ मून पर जो फोर्स लगा रहा है वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास की ओर खींच रहा है, यानी अर्थ इस मून को अपनी ओर खींच रहा है। अब हम क्या जानते हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एट अ सेम टाइम मून पर भी एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सेंट्रल यानी सर्कुलर पथ पर मूव करता है तो सेंटर में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की ओर जो लगता है सेंटर के, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एट अ सेम टाइम ऑब्जेक्ट पे एक बाहर की ओर फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन माइनस साइन इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। इट मीन्स इस मून पे हर समय एक बैलेंस फोर्स काम करता है। अब हम फोर्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, और किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में उसके डायरेक्शन में चेंज करने के लिए अनबैलेंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहा होगा तो उसका डायरेक्शन और उसकी स्पीड और पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स अर्थ की मोशन में और उसके ऑर्बिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स अर्थ पे एक प्रकार का बैलेंस फोर्स काम कर रहा है। सेम काम अर्थ के लिए है, अर्थ भी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही अर्थ को रिवॉल्व करने में मदद कर रहा है। इट मीन्स हमने क्या देखा कि प्लैनेट्स का जो मोशन है, कॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स के मोशन का जो कारण है उसे हम ग्रेविटेशनल लॉ से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि प्लैनेट्स का जो मोशन है, लॉ ऑफ कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है, इसको सबसे पहले न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में वो क्यों कर रहे हैं। किसने किया? मिस्टर न्यूटन ने। लेकिन हम जानते हैं कि प्लैनेट्स के लिए जो मोशन दिया, प्लैनेटरी मोशन जो दिया, वो कैपलर ने दिया। 3 मोशन दिए थे कैपलर ने इस प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें कैपलर ने बताया था कि हर एक प्लैनेट जो है सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पथ पर रिवॉल्यूशन कर रहा है, यानी इलिप्टिकल पथ पर चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एरियल स्पीड। लॉ ऑफ एरियल स्पीड में पता चला कि इलिप्टिकल पथ में सन फोकस पे होता है, यानी कोई भी प्लैनेट जब सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तीसरा लॉ दिया था उन्होंने लॉ ऑफ पीरियड्स का। लॉ ऑफ पीरियड्स में पता चला कि जो भी प्लैनेट जैसे जैसे सन से दूर होते जाएंगे उनका सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन का टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि मार्स जो है सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो मार्स 86 या 88 डेज में सन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है, और जो नेपच्यून है वो सबसे ज़्यादा दूर है, नेपच्यून। और नेपच्यून आपको 166 ईयर्स या 167 ईयर्स के अकॉर्डिंग जो है आपको समय लेता है। सोचिए, कहाँ 88 डेज और कहाँ 166 ईयर्स और 167 ईयर्स के अप्रॉक्स ऐसा वैल्यू है, वो आपको इतना समय लेता है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। दूसरी बात, हम जानते हैं कि अगर अर्थ
किसी चीज पर फोर्स लगा रहा है तो एट अ सेम टाइम वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। जैसा कि न्यूटन ने बोला कि जब एप्पल अर्थ पे गिरा तो अर्थ ने एप्पल की ओर फोर्स लगाया, तो एप्पल ने भी अर्थ की ओर फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाया। न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है और ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एप्पल ही अर्थ की ओर आता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों नहीं लगता है कि अर्थ एप्पल की ओर जा रहा है? तो इसके पीछे भी एक उन्होंने रीजन दिया। क्या दिया, आइए देख लेते हैं। हम जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स के बारे में, F इक्वल टू एम इंटू ए। बात करें ए की तो ए बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हम फोर्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं 1 kg का। हमने देखा था कि अर्थ और 1 kg के मास के बीच कितना फोर्स लग रहा था। तो ये है आपका अर्थ और ये है 1 kg का ऑब्जेक्ट। अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रहा था वो 9.8 न्यूटन था। तो यहाँ हम अर्थ की जगह रख दें, F की जगह रख दें 9.8। मास ऑब्जेक्ट का कितना था? 1 kg था। यानी क्या देखने को मिला कि ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। इसी एक्सेलरेशन के कारण यानी हर एक सेकेंड ऑब्जेक्ट की स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड इंक्रीमेंट होगी। क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन बोल रहे हैं इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर रिटार्डेशन बोलेंगे इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। हम यहाँ एक्सेलरेशन बोल रहे हैं यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट मीन्स कि हर एक सेकेंड उसकी स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इंक्रीमेंट होगा। ये कंसिडरेबल है, ये आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट गिर रहा है। अब बात करते हैं अर्थ की। यही सेम A इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी 9.8। अब यहां हमने मास के रूप में मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिया था, अब लेते हैं मास ऑफ अर्थ। तो हम जानते हैं मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg। डिवाइड करें, जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे 9.8 को तो 1.633 आएगा, और 10⁻⁴ जो नीचे था इसको ऊपर ले जाएंगे यानी -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है, जो कि बिल्कुल नगण्य है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट गिर भी रहा है या अर्थ सेव की ओर बढ़ रही है। यही कारण है कि छोटे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ जिसे अपनी ओर खींचता है वो तो अर्थ की ओर आते हुए अर्थ की ओर गिरते हुए नजर आते हैं, पता भी चलता है कि गिर रहा है, लेकिन अर्थ जो उसकी ओर जा रहा है वो हमारे जानने में नहीं आता है। तो आज के लिए आपको बस इतना ही कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैपलर्स के प्लैनेटरी मोशंस के बारे में पढ़ाएंगे। देखा जाएगा कि कैपलर ने जो लॉ दिया प्लैनेट्स के लिए वो कैसे काम करता है। लेकिन आपको याद रखना है कि कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, ग्रहों की गति का कारण कि ग्रह क्यों गति करते हैं ये बताया न्यूटन ने। अब ग्रह कैसे गति करते हैं उसके लिए ग्रहों की गति का नियम यानी प्लैनेटरी मोशन दिया था जोहान्स कैपलर ने। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।